नमस्कार, यह कहानी है किसान के चतुर बेटे की। माधवपुर नाम के गांव में सुखराम नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम कर लाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो नंदू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास विश्वनाथ नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूं। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ है और मैं पास के ही सोमेश्वर गांव में रहता हूँ। ठीक है विश्वनाथ, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद विश्वनाथ वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। विश्वनाथ दिन और रात एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। विश्वनाथ अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल सेठ ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। विश्वनाथ की फसल की कटाई की बात सेठ सुखराम के कानों तक पहुंची। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज विश्वनाथ अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार विश्वनाथ की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चलकर देखते हैं। अरे विश्वनाथ, फसल तैयार हो गई क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल विश्वनाथ, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहां से चलूं। मुझे अभी बहुत काम है। तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ विश्वनाथ से सारी फसल ले जाता है और विश्वनाथ के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है। ये देखकर विश्वनाथ उदास हो जाता है। हे कान्हा, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? विश्वनाथ इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद विश्वनाथ का बेटा रोहित, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी?
बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ सुखराम जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल सेठ सुखराम जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है न अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की ये परिस्थिति देखकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची सुखराम को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन रोहित सेठ सुखराम के घर पहुंच जाता है। कहो रोहित, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर हूं तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया? सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो बच्चे। ये तो बच्चा है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता विश्वनाथ गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा रोहित सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से रोहित खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रोहित ने गेहूं के बदले प्याज की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब रोहित अपने खेतों से प्याज निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ सुखराम रोहित के पास दौड़ा चला आता है। अरे रोहित, शर्त याद है ना तुझे? आधा मेरा और आधी फसल तेरी। बोल, क्या हाल है? सेठ जी, मुझे सब कुछ बखूबी याद है। आधा आपका और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी फरमाया था कि नीचे का हिस्सा मेरा और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे ये क्या तमाशा है? इस बार तूने गेहूं नहीं प्याज उगा लिया। जी हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से गेहूं ही लगा रहे थे, सो मैंने सोचा इस बार प्याज की फसल आजमा लूं। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस प्याज के पत्ते को लेकर? सारे प्याज तो तू ले रहा है। ये तो आपकी ही शर्त है सेठ जी। आपने ही ये नियम बनाया था और अब आप अपने ही नियम से मुकर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह रोहित ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे प्याज लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये रोहित का बच्चा आपको इतनी आसानी से चूना लगा गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या चूना लगाएगा? आने दे उसे। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना याद रहेगा। कुछ दिनों के बाद रोहित दोबारा सेठ के घर आता है। कहो बच्चे, इस बार क्या लेने आए हो? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन ले बच्चे। इस बार तेरी कोई करामात नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोल, तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रोहित सेठ से मिलकर घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। रोहित इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ महीनों बाद रोहित की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दे उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ रोहित के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत के पास पहुंचा,
ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या? इस रोहित के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। ये लड़का उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अब कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका होगा। इस तरह रोहित ने अपनी होशियारी से सेठ सुखराम को दोबारा बेवकूफ बना लिया और सेठ का फिर से बुरा हाल हो गया। ये सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे बड़े चालबाज को इसने फिर से ठग लिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। आने दे, इस बार मैं उसे बताता हूं कि सेठ सुखराम किसे कहते हैं। रोहित ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव की जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रोहित और उसका पिता विश्वनाथ दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक सेठ से दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह रोहित उस चालाक सेठ के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने फिर आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी बच्चा हूं, मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपने जुबान पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता है, तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहां तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है तो ये भी मानूंगा ही। चलो, अब मैं चलता हूं। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर रोहित वहां से चला जाता है। रोहित फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो मक्का की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने मक्का की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ और नंदू दोनों दोबारा रोहित के पास आए। सेठ जी, ये रोहित तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। ये तो मक्का की फसल है। अब बताइए भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा उस रोहित के बच्चे का होगा। मतलब आपके हिस्से में इस बार भी घास फूस आएगी। आप इस बार भी बेवकूफ बन गए, मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे थे, जरा मुझे भी बताइए। अबे ओ बच्चे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने मक्का की फसल लगाई है, पर आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत कर। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए नंदू, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गई है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है
मैं वो सब वापस कर दूंगा। इस तरह रोहित ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया।